मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म को। अगर हम लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 265 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के उनको जरूर देख लीजिएगा। तो चलो आज की वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं 266 से। तो 266 नंबर पे देखिएगा कौन सा है। सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे विच मीन्स कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग, ये नीचे कुछ 4 नाम दे रखे हैं। चारों नामों में से कौन से राइटर्स को इज नॉट इंक्लूडेड, सम्मिलित नहीं किया गया है। किस में दोस्तों सम्मिलित नहीं किया गया? बोले कॉकनी स्कूल। अब ये कॉकनी स्कूल का है, ये एक ग्रुप का नाम है दोस्तों, ध्यान बनाए रखना। ये एक ग्रुप का, एक समूह का नाम है और यह समूह 19वीं सेंचुरी का समूह था। कब? 19वीं सेंचुरी का ये समूह था। तो 19वीं सेंचुरी में कुछ राइटर थे, उन राइटर्स के लिए एक ब्लैकवुड नाम की मैगजीन थी जिसने इन राइटर्स, इन निबंधकारों के ग्रुप को एक कॉकनी स्कूल नाम दिया। ठीक है, इस ग्रुप को क्या नाम दे दिया? कॉकनी। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 4 नाम दिए गए, इनमें से कौन कौन से नाम कॉकनी स्कूल के ग्रुप से जुड़े हुए हैं और कौन सा नहीं है। जो नहीं है वही आपको छांट करके निकालना है। देखो, जॉन कीट हैं, हैजलिट भी हैं और ली हंट भी हैं। कॉलरिज जो है वो कॉकनी स्कूल से बिलोंग नहीं करते। आंसर आप पढ़ सकते हो, कॉलरिज वाज नॉट इंक्लूडेड, कॉलरिज को इंक्लूड नहीं किया गया इन दी कॉकनी स्कूल। कॉकनी स्कूल का जो ग्रुप था उसमें। इसके बाद में कॉकनी स्कूल रेफर करता है टू अ ग्रुप। कॉकनी स्कूल ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को रेफर करता है, यानी कि ऐसे कवियों के या निबंधकारों के समूह को रेफर करता है जो राइटिंग लिखते थे इन इंग्लैंड में इन द सेकेंड एंड थर्ड डेकेड्स। सेकेंड एंड थर्ड का मतलब होता है दूसरे या तीसरे दशक के दौरान ऑफ 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दूसरे या तीसरे दशक के दौरान जो लिखा करते थे। दी टर्म, और ये जो कॉकनी स्कूल है इसी टर्म की बात कर रहे हैं। ये जो टर्म है कॉकनी स्कूल केम आया इन दी फॉर्म रूप में ऑफ हॉस्टाइल रिव्यूज। हॉस्टाइल रिव्यूज का मतलब होता है बहुत भयंकर तरीके से किसी के बारे में प्रतिक्रिया देना। ठीक है, हॉस्टाइल रिव्यूज कहलाता है। हॉस्टाइल से मतलब ये है, आप समझ गए होंगे कि शत्रुतापूर्वक समीक्षा करना, किसी की शत्रुतापूर्वक किसी की समीक्षा करना इन ब्लैक बोर्ड्स मैगजीन। और ये जो ब्लैक बोर्ड मैगजीन हुआ करती थी वो इनको शत्रुतापूर्वक समीक्षा किया करती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से क्रिटिसाइज ये मैगजीन किया करती थी। किसको? ली हैंट ग्रुप के पोइट्स को इन 1870 1817 के दौरान। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार मैं तेजी से और रिपीट कर देता हूं कि निम्नलिखित में से किस लेखक का नाम कॉकनी स्कूल में सम्मिलित नहीं किया गया। तो कौन से लेखक का नाम कॉकनी स्कूल में? कॉलरिज भी, ध्यान बनाए रखना, यानी कि कॉलरिज को कॉकनी स्कूल में शामिल नहीं किया गया। कॉकनी स्कूल 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में इंग्लैंड में जो लिखने वाले कवि थे या निबंधकार थे उनमें एक समूह को संदर्भित करता है। और यह शब्द 1817 में ब्लैकवुड की पत्रिका में शत्रुतापूर्वक समीक्षा करने के रूप में आया था। तो ये इसकी कहानी थी। अब आगे देख लो। अगर हम इसके आगे की बात करते हैं 267 नंबर पे, फिर उन्होंने कहा आप द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स। नीचे फिर से 4 इंडियन राइटर्स के नाम दे रखे हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखा करते थे। हु डज नॉट बिलोंग, जो बिलोंग नहीं करते टू इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा से। और ये केबीएस पीजीटी के 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि निम्नलिखित अंग्रेजी में लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से कौन भारतीय डायस्पोरा से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? बीएस नायपॉल नहीं है। बीएस नायपॉल का पूरा नाम सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल है। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो चलो शुरुआत करते हैं आगे। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ लो। इनका पूरा नाम ये दे रखा है सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। ठीक है, इज आ नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, ये एक इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। ब्रिटिश राइटर, इस पहले तो ये इंडियन थे, इसके बाद में इन्होंने जो है ब्रिटिश की नागरिकता प्राप्त करके ये ब्रिटिश राइटर बन गए। हु वाज बोर्न इन त्रिनिदाद, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था?
त्रिनिदाद में, ठीक है। ही इज नोन फॉर हिज कॉमिक अर्ली नॉवेल्स, और पहले जो है ये अपने कॉमिक अर्ली नॉवेल्स के लिए जाने जाते थे, जिनकी सेटिंग त्रिनिदाद और टोबैगो। इज ब्लीकर लेटर नॉवेल्स ऑफ द वाइडर वर्ल्ड एंड हिज ऑटोबायोग्राफिकल क्रॉनिकल्स ऑफ लाइफ एंड ट्रेवल्स। मतलब ये है कि जिनका जन्म त्रिनिदाद में हुआ था, वह त्रिनिदाद और टोबैको में स्थापित अपने कॉमिक शुरुआती उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। व्यापक दुनिया के बाद के उपन्यासों और जीवन और यात्रा के अपने आत्मकथात्मक कालक्रम के लिए भी जाने जाते हैं, ये भी ध्यान बनाए रखना। और इसके बाद 268 की अगर हम बात करें तो 268 नंबर पे देखो क्या कहा गया है। 268 पे अ पोएम, एक पोएम इन विच, जिसमें अ सिंगल स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर होता है, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति एक ही होता है। एट अ ओके critical comment moment addresses another whose presence in the implicit in what the speaker says। और ये आरपीएससी के पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि एक कविता में जिसमें एक वक्ता आलोचनात्मक क्षण में दूसरे को संबोधित करता है, जिसकी उपस्थिति वक्ता के कहे में निहित होती है, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। अच्छा, ड्रामेटिक का मतलब होता है यहाँ पे नाटकीय, ड्रामेटिक का मतलब होता है दोस्तों नाटकीय, और मोनोलॉग का मतलब होता है एकल कथा। नाटकीय एकल कथा, नाटकीय एकल कथा यानी कि एक ऐसी ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा कही जाने वाली, जिसमें सिंगल स्पीकर हो, बस क्रिटिकल कमेंट करता है। ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल कमेंट लिख लीजिएगा, सॉरी क्रिटिकल मोमेंट लिख लीजिएगा, क्रिटिकल्स एल बना लीजिएगा। क्रिटिकल मोमेंट एड्रेस करता है अनदर, दूसरों के लिए। तो देखिएगा एक बार आंसर पढ़ के, डी वाला आंसर हो गया, लेकिन आपको क्या पढ़ करके मजा आएगा, आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। अ पोएम, एक पोएम इन विच, जिसमें आज सिंगल स्पीकर, सिर्फ एक ही स्पीकर होता है दोस्तों, एट अ क्रिटिकल मोमेंट एड्रेसेस करता है अनदर, दूसरे को, हुज प्रेजेंस, जो उपस्थित होता है, इन द इम्प्लिसिट इन व्हाट द स्पीकर सेज इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग। कहने का मतलब उनके ये है कि एक कविता जिसमें एक महत्वपूर्ण क्षण में एक वक्ता दूसरे को संबोधित करता है, जिसकी उपस्थिति जो स्पीकर के कहे में जो वो कहता है उसमें निहित होता है। एक ये क्या है, एक नाटकीय एकलाप है, ठीक है। नाटकीय यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग के कुछ उदाहरण हैं जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। एक तो आपको यूलिसिस को ध्यान बनाए रखना है, माई लास्ट डचेज है, इसके बाद लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, ईटीसी। ये सभी हमारे क्या हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। कौन कौन से, यूलिसिस, माई लास्ट डचेज, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। नेक्स्ट, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, द टर्म हैज बीन क्वाइंड बाय, ये टर्म किसके द्वारा दोस्तों क्वाइन किया गया, कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। कौन से टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ये भी एनबीएस के टीजीटी 2014 में पूछा जा चुका है। यानी कि एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव की चिंता, जहां पर किसी भी इफेक्ट की, किसी भी प्रभाव की चिंता हो, उसको हम एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। ये टर्म जो है वो क्वाइन किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन आपको ये बताना है। तो आपने एक नाम सुना होगा, क्लिनिथ ब्रूक। क्या नाम सुना होगा भैया, क्लिनिथ ब्रूक, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार, द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर आपसे पूछा जाए भैया एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस को क्वाइन करने वाला व्यक्ति कौन है, तो एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोएट्री, ये पूरा नाम है। इज अ बुक, एक बुक का नाम, एक पुस्तक का नाम है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई, हेराल्ड ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा, हेराल्ड ब्लूम के द्वारा। कब लिखी गई, इसको कब पब्लिश करवाया गया, तो इसको पब्लिश करवाया गया 1973 में। इट वाज द फर्स्ट, ये पहली इज अ सीरीज ऑफ बुक्स दैट एडवांस्ड अ न्यू रिवाइजनरी एंड एंटीथेटिकल अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये पहली पुस्तक थी दोस्तों
एक किताब की श्रृंखला में पहली थी जिसने साहित्यिक आलोचना के लिए एक नया संशोधनवादी या विरोधी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। रिविजनरी या एंटीथेटिकल अप्रोच को लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एडवांस किया, आगे बढ़ाया। दोस्तों 270 पे बात करें तो एक और शब्द आया आपके सामने, पैराडॉक्स और टेंशन। देखिएगा दो शब्द आपके सामने है, जरा एक बार प्यार से देख लीजिएगा क्या क्या। एक पैराडॉक्स शब्द है, दूसरा टेंशन है। आर क्रिटिकल टर्म प्रमोटेड बाय, और ये भी एक क्रिटिकल टर्म है जिनको प्रमोट किया गया। किसके द्वारा प्रमोट किया गया आपको ये बताना है। तो टेट एंड ब्रूक का नाम सुना होगा, टेट एंड ब्रूक। यहां पर क्वेश्चन ये किया गया कि पैराडॉक्स एंड, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, जहां पर विरोध का आभास, और टेंशन तो तुम्हें पता ही है तनाव के लिए बोलते हैं। महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें बढ़ावा दिया जाता है, जिनको बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों। तो किसके द्वारा? टेट एंड ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा? टेट एंड ब्रूक। तो पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म, ये एक क्रिटिकल टर्म है। प्रमोटेड, जिनको प्रमोटेड किया गया एलन टेट के द्वारा और क्लिनिथ ब्रूक के द्वारा। दोनों का नाम ध्यान बनाए रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है कि भाई अगर पैराडॉक्स और टेंशन की बात आ जाए कि पैराडॉक्स और टेंशन वाले वर्डों को प्रमोट करने वाले दो कवि कौन थे, तो दोनों कवि के नाम तुम्हारी जुबान पर होना चाहिए, एलन टेट और क्लिनिथ ब्रूक। इन लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर की बात करें, पैराडॉक्स क्या होता है? इज एन अनामोलस juxtaposition of encourages ideas for the sake of striking exposition and unexpected insight। पैराडॉक्स क्या होता है? विरोधाभास होता है, यानी कि टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, दो विरोधी विचारों को एक साथ दो विरोधी विचारों को रखा जाता है, ठीक है, वही हमारा वहां पर क्या होता है? विरोधाभास होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साहित्य में, लिटरेचर में विरोधाभास हड़ताली, प्रदर्शनी या अप्रत्याशित दृष्टिकोण के लिए असंगत विचारों का एक विषम मिश्रण है। 1930 के दशक की अगर हम बात करें कि टेंशन became the common descriptive and evaluative word in the criticism of 1930 and later, especially after Alan Tate, one of our new critics proposed it as a term to be made by lopping the prefixes of the logical term, okay, extension and intention। मतलब ये हुआ कि 1930 के दशक की आलोचना में तनाव और एक सामान्य वर्णनात्मक और मूल्यांकन करते हैं हम, मूल्यांकनात्मक शब्द बन गया था। और बाद में विशेष रूप से एलन टेट के बाद नए आलोचकों में से एक ने इसे तार्किक शब्दों के विस्तार और तीव्रता के उपसर्गों को हटाकर शब्द के रूप में विस्तारित किया। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। तो बस इसमें जो मेन पॉइंट यही है जो ध्यान बनाए रखना है आपको कि पैराडॉक्स और टेंशन को किसके द्वारा प्रमोट किया गया। तो दोनों के नाम ध्यान बनाए रखना, एलन टेट और क्लिनिथ ब्रूक, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 271 नंबर पे देखो, 271 नंबर पे दोस्तों देख लो, ये भी एनबीएस के टीजीटी 2014 में पूछा गया। अकॉर्डिंग टू कॉलरेज, अगर हम कॉलरेज की बात करें, कॉलरेज के अनुसार व्हाट इट इज डिसॉल्व, डिफ्यूजेज एंड डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट आर टू यूनिफाई। मतलब ये पूछा गया कि कॉलरेज के अनुसार यह जो है वह घुलता है, बिखरता है पुनः बनने के लिए। बिखरता क्यों है? जिससे कि उसे पुनः बनाया जा सके, यानी कि डिसिपेट्स होता है, डिफ्यूजेज होता है, इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, जिससे उसे नई चीजें बनाई जा सके। तो क्या चीज है ये? इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन, एक बार को थोड़ा डिटेल पढ़ो कि सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, क्या नहीं है। कभी अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम सेकेंडरी इमेजिनेशन की डेफिनेशन को पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। तो और सेकेंडरी इमेजिनेशन को किसने डिफाइन किया? तो एस.टी. कॉलरेज के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एस.टी. कॉलरेज के अनुसार जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है हमारी इज डिस्क्राइब करती है, और किसको डिस्क्राइब करती है? अ पावर दैट डिसॉल्व, एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति जो डिजॉल्व हो जाए, डिफ्यूजेज हो जाए, डिसिपेट्स हो जाए, इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, किसको? इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, जिससे कि वो दूसरी चीज बनाई जा सके। उन्होंने कहा, सीधी सीधी बात कह दी कि कॉलरेज के अनुसार जो द्वितीय कल्पना
को एक ऐसी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो पुनः निर्माण करने के लिए घुल जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, घुल जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, घुल जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, घुल जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है। किस लिए? ओके, इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, जिससे कि नई चीजों का पुनर्निर्माण किया जा सके। इट डिजॉल्व एंड देन ओके reintegrates the components in a new way that draws the attention to their okay coalescence. Secondary imagination bridges the gap between the world of spirit and matter. It fuses perception to intellect, patience and memory. It struggles to idealize and unify. मतलब ये हुआ भैया, सीधी सीधी बात कह देते हैं कि जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो आत्मा और पदार्थ की दुनिया के बीच की खाई को पाटती है। ये धारणा बुद्धि, जुनून, स्मृति और स्मृति इन सब को फ्यूज करता है। ये आदर्श बनाने के लिए एकजुट होगा, आदर्श बनाने और एकजुट करने के लिए ये क्या करती है? संघर्ष करती है। ये आइडियलाइज यानी कि ये सेकेंडरी इमेजिनेशन है। 272 पे देखो, 272 पे क्या कहा गया है? उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक, इनमें से कौन सा नारीवादी आलोचक यूज किया द टर्म, एक और टर्म आया कहीं पर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाइनो क्रिटिसिज्म। कौन सा शब्द है भैया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गाइनो क्रिटिसिज्म, गाइनो क्रिटिसिज्म, गाइनो क्रिटिसिज्म ये शब्द है। इसका सबसे पहली बार यूज किसने किया? सबसे पहली बार एलन साल्टर, कहीं नाम दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, डी ऑप्शन। गाइनोक्रिटिसिज्म या गाइनोक्रिटिक्स इज द टर्म, एक टर्म है जिसको क्वाइन किया गया मेरे दोस्तों इन दी 17 बाय एलन साल्टर। किसके द्वारा? एलन साल्टर के द्वारा, टू डिस्क्राइब करने के लिए। और किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए? अ न्यू लिटरेरी प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू द इंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क इन फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। मतलब ये हुआ उनका, सीधी सीधी बात कह दी इसमें कि निम्नलिखित में से किस फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने यानी कि नारीवादी आलोचक ने पहली बार गाइनोक्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया? तो गाइनोक्रिटिसिज्म या गाइनोक्रिटिक्स शब्द का 70 के दशक में एलन साल्टर द्वारा महिला साहित्य के विश्लेषण के लिए एक महिला ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से एक नई साहित्यिक परियोजना का वर्णन करने के लिए इस शब्द का निर्माण किया गया था। अगला देखो 273 पे, एक कैंपस नॉवेल अब बताना है आपको। एक टर्म और आया है दोस्तों, एक टर्म और आया है और उस टर्म का नाम है कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विद। ये जो कैंपस नॉवेल होता क्या? एक कैंपस नॉवेल ऐसे नॉवेल होते हैं जिनकी बैकग्राउंड, जिनका पटकथा, जिनकी प्लॉट जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस से रिलेटेड होती है, यानी कि इनकी कहानियां भी यूनिवर्सिटी कैंपस से रिलेटेड होती हैं। उन्हीं को हम कैंपस नॉवेल कहते हैं, कैंपस नॉवेल। लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विद किससे? तो किंग्सली एमएस से। किससे? किंग्सली एमएस से इसको एसोसिएटेड है। कैंपस नॉवेल शब्द का संबंध है किससे? किंग्सले एमिस, किंग्सले एमस। ठीक है, कैंपस नॉवेल शब्द किंग्सले एमस से जुड़ा है। किससे? कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विद किंग्सले एमिस। ठीक है, सर किंग्सले विलियम एमिस वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट। वो क्या थे? एक अंग्रेजी निबंधकार थे, पोइट, कवि थे, क्रिटिक, आलोचक थे, एंड टीचर, और सबसे बड़ी बात वो क्या थे? एक अध्यापक थे। कौन? सर किंग्सले विलियम एमिस। अ कैंपस नॉवेल इज अ नॉवेल, कैंपस नॉवेल ऐसे नॉवेल होते हैं दोस्तों हुज मेन एक्शन, जिनका मुख्य एक्शन इज सेट किया जाता है, इनकी सेटिंग दिखाई जाती है इन अराउंड द कैंपस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के कैंपस के इर्द गिर्द पूरी कहानी इनकी घूमती नजर आएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कैंपस नॉवेल, तो किंग्सले एमिस नाम ध्यान बनाए रखना, नाम ही काफी है यहाँ पर। ठीक है, 274 की बात करें तो द फर्स्ट ट्रेजेडी, सबसे पहली ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश,
देखो भैया, पहली ट्रेजेडी और पहली कॉमेडी, जरूर ध्यान बनाए रखना कि अंग्रेजी की सबसे पहली कॉमेडी कौन सी है और सबसे पहली ट्रेजेडी कौन सी है। सबसे पहली ट्रेजेडी का क्वेश्चन पूछा गया है, ये DSSB PGT 2014 में पूछा गया है कि द फर्स्ट ट्रेजेडी, आपको पहली ट्रेजेडी का नाम बताना है जो इंग्लिश में लिखी गई। तो सबसे पहली ट्रेजेडी कौन सी थी? गार्बोडक थी। कौन सी थी? गार्बोडक। गार्बोडक, द ट्रेजेडी ऑफ गार्बोडक, जो कि 1561 में इज द अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स, और ये अंग्रेजी की सबसे पहली ट्रेजेडी है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इट वाज रिटन बाय, और सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान बनाए रखना है कि गार्बोडक को लिखा किसने है। पहली ट्रेजेडी हमारी गार्बोडक हो गई जो कि 1561 में लिखी गई, ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई, लेकिन लिखी किसने? तो थॉमस सैकवाइल ने, ठीक है, एंड थॉमस नॉर्टन ने। तो किसने? थॉमस सैकवाइल एंड थॉमस नॉर्टन। द राइटर्स टुक द स्टोरी ऑफ द प्ले, इस प्ले की कहानी को उन्होंने लिया, कहां से लिया? फ्रॉम जोफ्री चौसर का नाम सुना होगा, फ्रॉम जोफ्री ऑफ मनमाउथ्स हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन 1138 से। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब क्या हुआ इसका समझो। जो गार्बोडक ट्रेजेडी है वो 1561 में ब्लैंक वर्स में सबसे पुरानी अंग्रेजी ट्रेजेडी है, ये बात तो आपको पता है। इसे थॉमस सैकवेल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया, ये भी बात आप समझ गए। लेखकों ने नाटक की कहानी जो मनमाउथ की एक जेफरी के ब्रिटेन के राजाओं का इतिहास था 1138 में जिसको लिखा था, वहां से इसको ली है इस कहानी को। 276 नंबर पे अगर हम बात करें, 276 क्या है? देखो भैया, हु इज पॉयनियर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट। अब ये शब्द आपके काम का है, एस्थेटिक मूवमेंट। आर्ट फॉर आर्ट से याद आया, कला कला के वास्ते, है ना। तो ये भी DSSB यानी कि PGT 2014 में पूछा गया। अब उन्होंने ये कहा, हु इज द पॉयनियर। पॉयनियर कौन था? पॉयनियर का मतलब समझते हो? ब्लूम्सबरी समूह के सदस्य, सॉरी, हु इज द पॉयनियर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट पूछा गया है, माफ करिएगा, मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन रह गया कोई है। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन रह गया है 75 नंबर। 74 करा दिया? अच्छा, 75 बीच में, आगे कहीं मिलेगा, कोई नहीं, गायब है। 74 पहले आ गया तो 75 आगे पीछे होगा। पहले इसी को समझ लो पहले, फिर समझो 76 को कि हु इज द पॉयनियर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट। जो हमारा एस्थेटिक मूवमेंट था उसका पॉयनियर कौन है? एस्थेटिक मूवमेंट क्या था कि सौंदर्यात्मक आंदोलन के सबसे अग्रणी व्यक्ति कौन थे? सबसे पॉयनियर मुख्य व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? वॉल्टर पेटर। किसका नाम लोगे भैया? वॉल्टर पेटर। तो ध्यान बनाए रखना इनका नाम, वॉल्टर पेटर का। वॉल्टर पेटर वाज द पॉयनियर थे ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एस्थेटिक मूवमेंट के पॉयनियर व्यक्ति कौन थे, तो किसका नाम लोगे भैया? आप नाम लोगे वॉल्टर पेटर का। दी ब्रिटिश डेकेडेंट राइटर्स वर मच इन्फ्लुएंस्ड, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, प्रभावित थे बाय द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर वॉल्टर पेटर के द्वारा, एंड हिज एसेज published during 1867 to 68 in which he started, जिसमें उन्होंने शुरू किया, that life had to be lived intensely with an ideal of beauty. His text studies in the history of the Renaissance 1873 was very well regarded by art-oriented young men of late 19th century. Writers of the decadent movement used to slogan art for art's sake, और ये एस्थेटिक मूवमेंट का स्लोगन जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि इनका स्लोगन मीन्स होता है नारा। तो उन्होंने क्या, वॉल्टर पेटर जो थे सौंदर्य शास्त्र आंदोलन के सबसे अग्रणी व्यक्ति थे, ब्रिटिश पतनशील लेखक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर जिनका नाम था वॉल्टर पेटर, जो कि 1867 और 68 के दौरान प्रकाशित उनके निबंधों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुंदरता के आदर्श के साथ जीवन की तीव्रता से जीना है। क्या कहा था?
कि सुंदरता के आदर्श के साथ जीवन को तीव्रता से जीना है, अच्छी तरह से जीना है। पुनर्जागरण का इतिहास में उनके पाठ यानी कि अध्ययन को 19वीं शताब्दी के अंत में कला उन्मुख युवा पुरुषों द्वारा बहुत अच्छी तरह से माना जाता था। एस्थेटिक मूवमेंट के लेखकों ने कला के लिए कला का नारा दिया, कला के लिए कला का नारा दिया, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया, एस्थेटिक मूवमेंट के द्वारा, एस्थेटिक मूवमेंट के लेखकों द्वारा। अगला देखो 267 पे, हु इज द फॉलोइंग इज नोन एज ओके अथॉरिस्टिक प्रोज स्टाइल। सॉरी क्या पढ़ रहा हूं भाई, कुछ लिखा है कुछ पढ़ रहा हूं, माफ करना दोस्तों। अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के रूप में किसको जाना जाता है, तो फ्रांसिस बेकन के लिए। ठीक है, अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल उसको कहते हैं जो सूक्ति यानी कि अधिक से अधिक बातों को कम से कम शब्दों में कह दे, जो सूक्ति और मुहावरों का प्रयोग करके अपनी बातों को रखे, तो वो अफोरिस्टिक स्टाइल कहलाता है। और कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को एक्सप्लेन करने की जो कला थी वो किसके अंदर थी, फ्रांसिस बेकन के अंदर थी। फ्रांसिस बेकन इज नोन, जाने जाते हैं फॉर दी, और किसके लिए, अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए, यानी कि फ्रांसिस बेकन को अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है। एंड अफोरिस्टिक स्टाइल मीन्स अ कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब ये अफोरिस्टिक स्टाइल क्या है दोस्तों, ये समझो। अफोरिस्टिक स्टाइल क्या है, ये एक ऐसी शैली का नाम है जो कि कॉम्पैक्ट हो, संगठित हो और एपिग्रामेटिक शैली में लिखी गई हो। 278 नंबर पे देखिएगा, उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री, एक शब्द आया आपके सामने अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोइट्री बाय ब्रूक्स एंड बैरन। ओके, इनकैप्सुलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ, और कौन से प्रिंसिपल को इनकैप्सुलेट किया था, यानी कि ब्रूक्स और बैरन द्वारा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ब्रूक्स और बैरन के द्वारा, ब्रूक्स और बैरन के द्वारा अंडरस्टैंडिंग पोइट्री के सिद्धांतों को समझाया गया। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री के इनकैप्सुलेट किया गया, समझाया गया द प्रिंसिपल ऑफ, और किसके प्रिंसिपल्स को समझाया गया, आपको ये आंसर करना है। तो न्यू क्रिटिसिज्म के, किसके, न्यू प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म के सिद्धांतों को समझाया गया, इनकैप्सुलेट किया गया था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री के द्वारा। तो क्या क्या क्वेश्चन किया गया, ब्रूक्स और बैरन के द्वारा अंडरस्टैंडिंग पोइट्री के सिद्धांतों को समझाया गया, किसको, न्यू क्रिटिसिज्म को। तो समझ में आ गया। तो चलो एक बार कोई, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है लेकिन पढ़ते जरूर हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ ना कुछ हमको नई जानकारी जरूर मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री बाय ब्रूक्स एंड बैरन, जो कि ब्रूक्स और बैरन के द्वारा इनकैप्सुलेट किया गया था द प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। अर्थात उनके कहने का मतलब यह है कि ब्रूक्स और बैरन के द्वारा अंडरस्टैंडिंग पोइट्री नई आलोचना के सिद्धांतों को समाहित करती है। तो न्यू क्रिटिसिज्म के सिद्धांतों को कौन समाहित करता है, कौन इनकैप्सुलेट करता है, तो ध्यान बनाए रखना, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। क्लिनिथ, इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, क्लिनिथ ब्रूक इज कंसिडर्ड, मानते थे, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी। ब्रूक्स अलॉन्ग विद द जॉन क्रो रैनसम, एलन टेट, रॉबर्ट पेन, बैरन एंड a principal proponent of the new criticism, a critical method that stressed analysis of a work based solely on the work itself without consideration of the author's circumstances and previous writings। उन्होंने सीधी सीधी बात यहां पर कह दी कि क्लिनिथ ब्रूक को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आलोचकों में से एक माना जाता है। तो 20वीं सदी के जितने भी प्रभावशाली आलोचक थे उनमें से किसको सबसे बेहतर आलोचक माना गया, तो नाम ध्यान रखना, नाम ही काफी है। क्लिनिथ ब्रूक इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक ऑफ द 20th सेंचुरी, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आलोचकों में से एक माना जाता है, वो किसको, क्लिनिथ ब्रूक्स को। ओके, जॉन क्रो रैनसम को, एलन टेट को, रॉबर्ट पेन बैरन के साथ
नई आलोचना यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म का एक प्रमुख प्रस्तावक था। एक महत्वपूर्ण पद्धति जिसने लेखक की परिस्थितियों और पिछले लेखन पर विचार किए बिना पूरी तरह से काम पर आधारित काम का विश्लेषण से इस चीजों को क्या करते थे, ये लोग जोड़ देते थे। तो यही अंडरस्टैंडिंग पोइट्री थी। अगला क्वेश्चन है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। देखो एक एक टर्म को ध्यान बनाए रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाज यूज्ड, फर्स्ट यूज सबसे पहले डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को सबसे पहले यूज किया गया टी.एस. एलियट के द्वारा, और कब यूज किया गया? इन हिज, क्वेश्चन ये पूछा गया तो इन हिज मेटाफिजिकल पोइट्स में। किसमें? मेटाफिजिकल पोइट्स एक ऐसे था टी.एस. एलियट का जिसमें सबसे पहले उन्होंने डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को क्या किया? कॉइन किया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये जो फ्रेज वर्ड है, ये जो फ्रेज है, ये जो वाक्यांश है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, सबसे पहली बार टी.एस. एलियट ने कहां यूज किया? तो कहां यूज किया? कहां यूज किया भैया? मेटाफिजिकल पोइट्स नामक ऐसे में। जरा क्वेश्चन को पढ़ो। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज अ लिटरेरी टर्म, ये एक प्रकार का लिटरेरी टर्म है। सबसे पहली बार टी.एस. एलियट ने इसको अपने ऐसे एक निबंध में यूज किया था और उस निबंध का नाम था, कहीं पर नोट डाउन कर लो, मेटाफिजिकल पोइट्स। इट रेफर्स टू द वे, ये इस तरीके को रेफर करता है इन विच जिसमें इंटेलेक्चुअल्स थॉट, जो बौद्धिक लोग होते थे, इंटेलेक्चुअल थॉट सोचते थे, बात सेपरेटेड, एकदम अलग सोचते थे, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन द 17th सेंचुरी पोइट्री। वो ये कहते हैं, सीधी सीधी बात उन्होंने यहां पर एक ही बात कह दी कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे ये उस तरीके को संदर्भित करते हैं जो 17वीं शताब्दी की कविता के जो बौद्धिक विचार थे, इंटेलेक्चुअल थॉट थे, को महसूस करने के अनुभव से बिल्कुल अलग किया गया था। यानी कि मेटाफिजिकल का मतलब ही होता है बियॉन्ड दी थॉट, यानी कि सोचने या विचार, जितना हम सोचते थे उससे कहीं जाकर आगे बढ़ करके ये लोग सोचा करते थे, इसीलिए इनको मेटाफिजिकल पोइट्स की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब समझ में आ गया डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म किस में आया? मेटाफिजिकल पोइट्स में। किसके द्वारा दिया गया था? तो टी.एस. एलियट के द्वारा। 280 नंबर पे बात करते द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। किसकी बात करें? द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ फेमस वर्क ऑफ, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है किसका? आई.ए. रिचर्ड्स। ये आई होगा दोस्तों, आई.ए. रिचर्ड्स, आई.ए. रिचर्ड्स। ठीक है, आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स का पूरा नाम यहां पर नोट डाउन किया गया है, लिख लो चाहो तो, आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, आल्सो नोन एज आई.ए. रिचर्ड्स। C.H.E.R.D.S. रिचर्ड्स बाज एन इंग्लिश एजुकेटर, वो एक इंग्लिश एजुकेटर शिक्षक थे, लिटरेरी क्रिटिक साहित्यिक आलोचक थे, एंड रेटोर्सियन हुज वर्क कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, जिनके वर्क ने कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया फाउंडेशन में ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडेशन में। तो सीधी सीधी बात कह दी गई है कि आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स को आई.ए. रिचर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, और जो आई.ए. रिचर्ड्स थे वो एक अंग्रेजी शिक्षक, साहित्यिक आलोचक, और एक शब्द आया था रिटोरिशियन बयानबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। आए दिन जैसे कंगना रनौत को देख लो भाई, सब आए दिन ट्वीट करती रहती हैं, बयानबाजी करती रहती हैं, बस लोग उन्हें ट्रोल करते रहें, तो उन्हीं को हम कहते हैं रिटोरिशियन। ठीक है, हुज वर्क, और जिनके काम ने नई आलोचना की नींव में योगदान दिया, साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत में उनकी प्रसिद्ध कृति है। और अगर हम बात करें द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ फेमस वर्क, और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्क है बाय हिम, उनके द्वारा। किसके द्वारा? आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिस्कस करती है द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्म, वैल्यू, रिदम, ओके, क्वानेस्थेसिया, यानी कि अवेयरनेस ऑफ इनहैबिटेटिंग वंस बॉडी कॉजेज बाय स्टिमुली फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स, लिटरेरी इनफेक्टिशियसनेस, एल्यूसिवनेस, डाइवर्जेंट, ओके, रीडिंग्स एंड बिलीफ्स। इन सब चीज़ों को क्या करती है?
ये डिस्कस करती है, किसमें? द प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म में। अगला 281 नंबर पे देखिए क्या लिखा गया है। अगर हम 281 नंबर की बात करें तो वर्स मीन्स कविता डेट हैज नो सेट थीम, जिसकी कोई थीम सेट नहीं होती है। नो रेगुलर मीटर, ना ही जिसमें कोई रेगुलर मीटर का प्रयोग किया गया होता है। राइम, और ना ही कोई राइम। और स्टेंजाइक पैटर्न इज कॉल्ड बुक, क्या कहलाता है? तो एक ही चीज है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, क्या है? फ्री। एक ऐसी कविता जिसकी ना कोई थीम सेट की गई हो, ना ही कोई रेगुलर मीटर का प्रयोग किया गया हो, ना ही राइम और ना ही स्टेंजाइक पैटर्न का प्रयोग, तो उसे हम कहते हैं फ्री वर्स। फ्री